हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग बच्चों पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। कूलम्स लॉ, चार्जेस से शुरुआत करके कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम लोगों ने बात किया डायपोल के बारे में, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जस्ट इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलर लूप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चार्ज डेंसिटीज के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने सर्कुलर लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, यानी हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर लूप है तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किया और बहुत सक्सेसफुली आपको समझ में भी आया। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस में, और आज हम लोग को पढ़ना है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को उससे पहले समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तब हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले क्या सीखेंगे, फर्स्ट वी विल डू स्टडी अबाउट द एरिया वेक्टर एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और न केवल आपके यहाँ के लिए, आगे अगर आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी, जेईई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए तो उसके लिए भी ये जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एरिया वेक्टर की। तो बेटे, अगर हमारे पास कोई क्या है सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है स्फेरिकल सरफेस है या कोई क्यूबिकल सरफेस ले लीजिए आप। तो देखिए ये क्या है, ऊपर आपकी कुछ क्या है, एरिया है, एरिया है। अब वेक्टर इसे बनाना है हमें, तो वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन लेते हैं। यानी अगर इसकी एरिया क्या है, एस है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, मान लीजिए यूनिट वेक्टर, तो इस यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। याद रखें यहां से हमने क्या समझा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड किसी सरफेस के एरिया के इक्वल हो। लेकिन बेटे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, और इसके लिए हमें समझना होगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन हमेशा सरफेस से आउटवर्ड होगा। किधर होगा, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। किधर की तरफ बेटे, बाहर की ओर, याद रखना। यानी जैसे मैंने यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो मुझे इस तरीके से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना होगा, इधर लेना होगा, इधर लेना होगा। तो पहली बात तो बाहर की तरफ होनी चाहिए। सेकेंड वन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के इक्वल हो किसी सरफेस के, लेकिन उसका डायरेक्शन जो हो सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली हो। तो ऐसे वेक्टर को बेटे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाते हैं। चलिए करते हैं। अ वेक्टर perpendicular, a vector perpendicular to a given surface, to given a surface, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटे, एक सरफेस हो जिसपे क्या हो, परपेंडिकुलर कोई वेक्टर हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड, having magnitude equal to the surface area या area of the surface area, ठीक है, is defined as एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटे, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आउटवर्ड वेक्टर, ये नहीं तो डेफिनेशन में ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। आउटवर्ड
आउटवर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द सरफेस इज डिफाइंड एज द एरिया वेक्टर। ठीक है। अगर बेटे हमारा क्या है, ओपन सरफेस है, मतलब सपोज कर लीजिए एक प्लेन ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हमारा ये हाथ क्या है, ये इस तरीके से सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर प्लॉट करना है तो इधर की तरफ करेंगे, इधर की तरफ, तो इसमें आउटवर्ड की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यह ऑब्वियस है एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस का इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। तो अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई क्या है, सरफेस एरिया ये है, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इधर की तरफ, अगर इसकी एरिया एस है तो ऐसे ले लीजिए, इधर माइनस में ले लीजिए और इधर क्या लीजिए, प्लस में ले लीजिए। तो ये एग्जांपल है। अगर बेटे क्लोज सरफेस एरिया हो तब, अगर हमारे पास कोई क्लोज शेप हो तब क्या करना है हमें, क्लोज शेप के लिए ऑलवेज याद रखिएगा हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करना होगा, एरिया वेक्टर को लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी क्यूब के बारे में भी कहा था, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा बेटे, अगर इसकी एरिया एस है तो एनएस होगी, इधर किधर की तरफ होगा, एनएस इधर की तरफ, यहाँ पे कुछ n1 कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा माइनस ns होगा क्योंकि जस्ट नीचे की तरफ है, यहाँ पे माइनस n1s है ना। इसी तरीके से जो सरफेस इधर बाहर की तरफ आ रहा है उसमें भी क्या होगा, सरफेस एरिया वेक्टर होगा, और एक अंदर की तरफ है उसका अंदर की तरफ एरिया वेक्टर होगा। इस तरीके से किसी क्लोज शेप पे आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर होता है। अगर हमारा कोई स्फीयर है बेटे, जैसे बॉल है, तो इस पे एक छोटा सा पैच आप बना लीजिए, मान लीजिए ये सरफेस एरिया एस रखता है, डीएस रखता है मान लीजिए छोटा, तो इसकी एरिया वेक्टर क्या हो जाएगी, आप क्या कर लीजिए, एन कैप ले लीजिए, चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, और अगर हम क्या करें, अगर किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एरिया वेक्टर हम लोग को बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कोई दिक्कत, अब जैसे जैसा सरफेस आता जाएगा तो एरिया वेक्टर की हम बात और आगे करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटे पहले हम लोग फ्लक्स को समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए कि एक हमारे पास पाइप है जिसमें पानी फ्लो हो रहा है ना, तो आप देखिए वाटर का फ्लो क्या होगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा, यहां से निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ हम क्या करें, जो ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, इसको क्या कर लें, वाटर लाइन्स मान लें, या वाटर लाइन्स ऑफ वाटर मान लें। तो ये किस इस यूनिट इसके एरिया से, जो एरिया ले रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग कि ये जो एरिया लिए हैं, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रही हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। अगर ये वाटर है तो वाटर फ्लक्स। अब अगर बेटे यही क्या ले लें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मैंने क्या किया, एक सरफेस ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हमने सरफेस रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है। तो इस सरफेस से कितना फील्ड लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलरली, इस सरफेस से कितना परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हम एक क्या करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही तो एक सरफेस परपेंडिकुलरली रख दें, तो इससे पास होने वाले जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे बेटे, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, सरफेस
is directly proportional to the number of electric field lines passing through the surface which is held perpendicular to the direction of the electric field. ठीक है बेटा, इसको अपनी कॉपी में लिखिए अच्छे से। तो ये बेटे सिंपल क्या है, नंबर ऑफ लाइंस है, तो ये क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। इसको लिख दिया जाए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट बना के। और इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है, इसे कर लीजिएगा कंप्लीट, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। इसका यूनिट क्या होगा बेटे, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे लिखिएगा, मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली बेटे कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये क्या होगा बेटे, डॉट प्रोडक्ट और होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर, यानी फाई जो होगा, फाई ई, वो होगा वेक्टर ई डॉट एस। ठीक है, जहां पे ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, एस क्या है हमारा, एरिया वेक्टर। चलिए अगर बेटे सरफेस और एरिया, इफ ऐसे केस वन करके, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ई एंड एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सरफेस कुछ ऐसे है, अच्छा थोड़ा सा तिरछा बना दिया जाए, कुछ मान लीजिए ऐसे है, यानी इसके साथ जो एरिया वेक्टर निकल रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो यहाँ पर ई और एस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर थीटा बन रहा है तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ ये मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ एस कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। चलिए अब इसी में देखिए थोड़ा सा, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए,
थीटा जीरो कैसे होगा बेटे, याद रखिए जैसे आपका क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इस तरीके से हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर गिरे, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ होगी। तो ऐसे में हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक सरफेस है और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहां इसकी एरिया वेक्टर भी ऐसे है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और ई भी क्या है आपकी पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देन सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू ई। याद रखिएगा सरफेस परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर नहीं, तो थीटा बेटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा और ये 1 देगा। इस केस में जो फाई ई, यानी देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जाएगी कि नहीं, मैक्सिमम लाइन जाएगी कि नहीं, तो ये मैक्स हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ई और एस के इक्वल। ये पहला केस। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चले, तो अब देखिए एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन प्लेन हमारा कैसा है, इसके पैरेलल है। ठीक है, दूसरा केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ पे थीटा तो 90 है, यानी एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल तो 90 है। देन कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कॉस आपका 90 हो जाएगा, कॉस 90 बेटे जीरो हो जाएगा। इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पास होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक क्यूब दे दिया जाए ऐसे और क्या देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी गई बेटे, आप देखिए 3 लाइन एंटर कर रही है और 3 निकल भी रही है, 3 एंटर कर रही है 3 निकल भी रही है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी क्लोज्ड बॉडी से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है, जीरो पास होता है ना। ये इंपॉर्टेंट नोट्स में है, इसको जरा लिख लीजिए। और क्लोज बॉडी फाई ई कितना होता है, जीरो होता है। इसे एग्जांपल के तौर पे बना लीजिए। ठीक है, दूसरा नोट बेटे, अगर हमें क्या करना है, किसी रैंडम शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, अक्सर फॉर्मूला ये होता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। जब मान लीजिए ऐसे दे दिया शेप, तो किसी हम क्या करते हैं, ई और डीएस ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेते हैं बेटे, तो छोटे से एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी ई डॉट डीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसे हम क्या कर देते हैं, पूरे सरफेस को ओवर इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरे सरफेस के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है इस स्मॉल पैच से निकलने के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना
अगली वीडियो में हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, उसका डेरिवेशन भी उसी वीडियो में कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, और वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो आई थिंक आपका एक जो इस चैप्टर के प्रति आपका क्या है डर है वो खत्म हो जाएगा जब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। यानी 2 या 3 वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 वीडियोस बड़े 1 घंटे के आपको न्यूमेरिकल डिलीवर करेंगे। तो आपका जो डर है कूलम्ब्स लॉ के और ये सब के लेके वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको जब क्वेश्चंस कराए जाएं तो आपको फॉर्मूले याद हो। नहीं तो यार क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने कहा सर ये फॉर्मूला लिखो, तो कहोगे सर आता ही नहीं, कहाँ से लिख दी। तो पहले आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। तो उसको आप जब करे रहेंगे तो आप बड़े इंजॉयफुल तरीके से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एंजॉय करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में बताएं, उनको बताएं कि नहीं अच्छा क्लास चल रहा है, इसको देखें, सुनहरा मौका है, ऐसे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके चलिए, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।